नमस्कार दोस्तों, मैं एस एस टॉक्स एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जीरो से हीरो बैच की प्रथम क्लास लेकर के आए हैं। जीरो से हीरो बैच का हमारा लक्ष्य यही है कि ऐसे बच्चे जो खास तौर से गणितीय बैकग्राउंड से नहीं होते, उन बच्चों का मैथ बहुत कमज़ोर होता है, तो उन बच्चों के लिए हम ये क्लासेस स्टार्ट करें। तो यदि आपका भी ये गणित कमज़ोर है, आप भी क्लासों को ले सकते हो। चाहे आप किसी भी भर्ती के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की, एसएससी की या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उसकी आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आप इन क्लासों को ले सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गणित की कि गणित क्या है, गणित किसे कहते हैं। गणित विज्ञान की शाखा है, गणित विज्ञान की शाखा है, गणित विज्ञान की शाखा है, यानी गणित विज्ञान की क्या है, शाखा है, ब्रांच। अब गणित की एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंदर अपन तार्किक गणनाओं का अध्ययन करते हैं। तार्किक गणनाओं का मतलब होता है ऐसी गणनाएं जिनको करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है। जैसे अपन कहें कि 2 + 2 = 4 होता है। क्या किसी पागल आदमी को आप ये पूछो कि 2 + 2 कितना होता है, तो बता सकता है कि 4 होता है? नहीं। इनको करने के लिए हमें दिमाग की जरूरत होती है। तो ऐसी संक्रियाएं जिनको करने के लिए हम दिमाग इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं तार्किक गणनाएं कहलाती हैं। अब गणित में सबसे पहले हम बात करेंगे वो है संख्याओं की। संख्याएं क्या होती हैं, यानी नंबर्स की हम बात करेंगे। नंबर्स क्या, संख्याओं की हम बात करते हैं तो संख्याएं होती हैं अंकों का समूह। अंकों का समूह है, अंकों का समूह ही क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। अरे समूह के अंदर बात करें कि एक से अधिक संख्या अपनी होती है, उनका हम समूह बोलते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि ये अपने पास कितना है, ये 2 है, ये 2 अकेला है, तो इसको बोलेंगे एक अंक की संख्या। ठीक है, मैं कहूंगा आपको ये 2 5 है, ये 3 अंक हो गए, 256, तो ये बढ़ेगी 3 अंकों की संख्या। इसी प्रकार से हमने कह तो दिया कि अंकों का समूह क्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। लेकिन बात करें कि अंकों की, कि अंक कौन से होते हैं, यानी डिजिट कौन से होते हैं, अंक कौन से होते हैं। अंक हमारे बात करें तो कुल अंक होते हैं 10, कुल 10 अंक, 0 से लेके 9 तक। इन्हीं टोटल 10 अंकों से गणित की सभी संख्याएं मिलकर के बनी होती है। जैसे हमें 3 और 5 को मैंने मिला दिया तो ये बन गया 35, तो ये 2 अंक मिलके बढ़े तो 2 अंकों की संख्या होगी। अपन बात करें 5 6 7, इसमें 3 अंकों से मिलकर बनी है, तो ये होगी 3 अंकों की संख्या। यदि अपन को ऐसे कहे कि एक अंक वाली संख्या, एक अंक वाली संख्या, कि एक अंक वाली संख्याएं कौन सी होती है। एक अंक वाली संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 9 तक चलती है। 10 में 2 अंक हो जाते हैं, 1 और 0। यदि संख्याएं 10 से स्टार्ट होगी, कहां से, 10 से, और 99 तक चलेगी, तो ये होगी 2 अंकों की। कितनी होगी, 2 अंकों की। यदि इसमें आगे बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 100 और चलेगा कहां तक, 999, इसमें आगे 3 अंक, कितने आगे 3। अभी जितने अंक होंगे उतने अंकों की संख्या है। ये रहेंगी सबसे छोटी संख्या, क्या रहेंगी, सबसे छोटी संख्या, और ये रहेंगी सबसे बड़ी संख्या। जैसे आपको कहे कोई प्रश्न में कि 5 अंकों की, क्या कहे कि 5 अंकों की कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताओ। सबसे छोटी में दवाली रेंज आएगी, कितने अंकों की है, 5 अंकों की। देखो ये 2 अंकों की है, कितने 0 है, 1। ये 3 अंकों की है, इसमें कितने 0 है, 2। यानी जितने अंक उसमें 0 कम आ रहे हैं, इसमें 5 अंकों की पूछ रहा है, तो 1 0 कम कर लेंगे, तो ये बनेगी कितनी, सबसे छोटी तो बनेगी ये, बन गई। और सबसे बड़ी की बात करें तो ये सबसे बड़ी बनेगी, इसमें क्या है, देखो इधर 9 चल रहा है, तो 9 लिखो, ये आ गई सबसे बड़ी संख्या। जितने अंकों की संख्या पूछता है उतनी ही बार 9 लिख दो, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी लिखनी है
तो जितने अंकों की पूछता है उससे एक जीरो क्या कर दो आप, कम कर दो, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है, बोल आपने सर यहाँ तो जीरो से बताया लेकिन यहाँ एक से लिखा है। देखो यह बात ऐसी है कि जीरो एक अंक होता है, संख्या नहीं होती, यानी जीरो अंक है, जीरो अंक है, जीरो क्या है, अंक, संख्या नहीं। जीरो क्या नहीं है, संख्या नहीं, यानी जीरो अंकों की श्रेणी में आता है, संख्या की श्रेणी में नहीं आता। तो इन संख्याओं को जब प्रदर्शित करते हैं तो हमें पढ़ करके आते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे लेके आपको ये लिख दिया आपने, ये 2575, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, ये आएगा इसमें इकाई, ये आएगा इसमें दहाई, ये आएगा इसमें सैकड़ा, ये आएगा इसमें हजार। अब ये संख्या जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलती रहेगी। इकाई में एक अंक होगा, दहाई में 2, सैकड़ा में 3। इस प्रकार से संख्याओं की अपन गिनती करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से गिनती करते हैं। तो इन संख्याओं से बनने वाला सबसे पहला प्रश्न है वो होता है स्थानीय मान पर आधारित, यानी स्थानीय मान, ये संख्याओं का स्थानीय मान कैसे लगाते हैं, लोकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो कोई भी मनुष्य है वो अपना स्थान बदल सकता है, अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है, यानी ऐसा अंक जो अपने स्थान को प्रदर्शित करे कि वो कहां लिखा हुआ है, यानी कहां बैठा हुआ है, वो कहलाता है उसका स्थानीय मान। क्या कहलाता है, स्थानीय मान। इससे बात करें कि 5, 6, 8, 9 और 7 ये आ गया, इसमें आप ये कहें कि 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान, तो देखो 6 यहां लिखा हुआ है, ये 6 आ गया, इसके आगे देखो 1, 2, 3, 3 अंक लिखे हुए हैं, तो इसके आगे 3 बिंदु लगा दो, ये हो गया इसका स्थानीय मान। क्या हो गया, स्थानीय मान। आपको कहे कि 9 का स्थानीय मान बताओ, किसका, 9 का स्थानीय मान। देखो 9 कहां लिखा हुआ है, ये 9 लिख दिया, इसके आगे देखो एक ही अंक लिखा हुआ है, तो यहां एक बिंदु आ गया, 90 हो गया। ठीक, उसी प्रकार आपको पूछे कि 7 का स्थानीय मान बताओ, 7 का स्थानीय मान, तो ये कितना होगा। देखो 7 अपनी जगह लिखा हुआ, तो ये 7 आगे, इसका कुछ नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, ये इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान से क्वेश्चन ऐसे आता है, ये स्थानीय मान। अब क्वेश्चन बनाए तो कैसे बनेगा, ये पूछ लेगा कि 6 का स्थानीय मान, यानी प्रश्न दे देगा कि 6 के स्थानीय मान, या ऐसे लिख देगा इसको कि 6 व 9 के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग, ये बताओ। तो क्या दिक्कत है, 6 का स्थानीय मान 6000 और 9 का स्थानीय मान 90, दोनों को जोड़ देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, इनका अंतर पूछ सकता है, इनका गुणनफल पूछ सकता है, इनका भागफल आपको पूछ सकता है, लेकिन ये चीजें कब आएंगी, जब आपको ये पता रहेगा कि स्थानीय मान कौन सा होता है और जातीय मान कौन सा होता है। यानी स्थानीय मान निकालते कैसे, तो जिस भी अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को एज टी एज रखो और कितने अंक है उतनी बिंदु आगे लगा दो, अपना स्थानीय मान निकल जाएगा। यानी नाम से इस पर स्थानीय मान स्थान को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद में इसका दूसरा नाता यहां जातीय मान, जातीय मान, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान, जातीय मान वो मान होता है जो अंक का एक वास्तविक मान होता है, यानी जो अंक होता है वो अपने आप में उसका जातीय मान होता है। जैसे लिखे कि 2, 6, 8, 9 में 6 का जातीय मान, 6 का जातीय मान कौन सा होगा। देखो 6 की जगह है तो इसका जातीय मान कितना हो जाएगा, 6 ही इसका जातीय मान हो जाएगा, जातीय मान। ठीक है, आप ये कहे कि 8 का जातीय मान बताओ, तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा मेरे हिसाब से, जातीय मान और स्थानीय मान दोनों समझ गए। स्थानीय मान स्थान को प्रदर्शित करता है, जातीय मान अपने वास्तविक मान को प्रदर्शित करता है। तो ये छोटे से प्रश्न है स्थानीय मान और जातीय मान से, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका योग, अंतर, गुणनफल, भागफल ये पूछे जाते हैं। आगे हम बात करेंगे संख्याओं की कि संख्याएं क्या है। सबसे पहले बात करेंगे संख्याओं में, हम एक तो करेंगे प्राकृत संख्या की बात।
पराकस संख्या। एक करेंगे हम पूर्ण संख्याओं की बात, यानी पूर्ण संख्या। पराकस संख्याएं कौन सी, पूर्ण संख्याएं कौन सी? पराकस संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो वस्तुओं को गिनने के काम में लेते हैं, यानी पराकस संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के काम में लिया जाता है। और ऐसी संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है वो संख्या पराकस संख्याएं कहलाती है। ये इसकी परिभाषा। पूर्ण संख्या की बात करें, यदि पराकस संख्याओं में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो बनने वाली संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। कहलाती है पूर्ण संख्या। ये प्रश्न देखो, प्रश्न पूछेगा आपसे, ऐसे नहीं पूछेगा पराकस संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न यदि आपको पूछे ऐसे लिख दे कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या लिखो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, औसत बताओ। यदि आपको यह पता है कि पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है तो आप इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन आप एक से स्टार्ट करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। इसलिए परिभाषा पढ़ना अपन को क्या है, जरूरी है। अब यहां से कथन में प्रश्न कैसे आता है, एक कथन आएगा, क्या सभी पराकस संख्याएं पूर्ण संख्या, क्या सभी पराकस संख्याएं पूर्ण संख्या। दूसरा कथन आएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पराकस संख्या। देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। अब यदि अपने पास परिभाषा है, अपन को याद है, तो इस प्रश्न का आंसर हम आराम से दे सकते हैं। कैसे? प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या सभी पराकस संख्याएं कैसी है, पूर्ण संख्याएं। आपको पता है पराकस संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती है, मतलब इसमें 0 एक्स्ट्रा होता है, यानी ये जो संख्या ये पूरी की पूरी इसके अंदर आ रही है। तो यही प्रश्न यहां पूछा है, क्या सभी पराकस संख्या क्या है, पूर्ण संख्या। जब पराकस संख्या यहां से स्टार्ट होती है, इसमें एक्स्ट्रा सबको शामिल कर लिया इसने, तो ये कथन अपना क्या है, सत्य है। दूसरा है, क्या सभी पूर्ण संख्याएं पराकस संख्या है। क्या ये सारी संख्या इसके अंदर आ रही है, क्या नहीं आ रही, इसके अंदर 0 नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, 0। इसका मतलब ये कथन हमारा क्या है, रॉन्ग है। प्रश्न यहां से ऐसे आता है, न कि अब ये पूछेगा कि पराकस संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी, ऐसे प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा आपसे कि प्रथम 2 पूर्ण संख्या बताओ, प्रथम 2 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ या इनका योग बताओ। तो प्रथम पूर्ण संख्या होती है एक तो 0 और 1 योग। अगर आप ऐसे लिखोगे 1 और 2 तो यह पता है क्या होने वाला है, नंबर कटने वाला है। हाँ, तो ये होती है पराकस संख्या और पूर्ण संख्या। प्रश्न इस प्रकार से यहां से बनते हैं। आगे हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ये कौन सी होती है? परिमेय संख्या की हम बात करें तो P बटा Q में लिखते हैं और Q का मान 0 नहीं होता। P और Q दोनों सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, सहभाज्य। अब देखो जनरली प्रश्न कौन सा आता है, 0 और अनंत, इसके बारे में बात करेंगे। ये पूर्ण संख्या है या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, जैसे कि लिखे अपन कि 5/0, इस चीज को लिख दो आप 5/0, या मैं लिखूं इसको ये ऐसे लिख दिया। देखो कथन कहता है कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ये Q का मान क्या है यहाँ 0। और कोई भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे तो उसमें डिवाइड नहीं होता है, वो अनंत तक डिवाइड होता है, वो अपरिभाषित होता है, इसको बोलते हैं अनंत। क्या बोलते हैं, अनंत। ये हो गया अपरिभाषित, क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। ठीक है, पर परिभाषा यही बोलती है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यहां Q का मान क्या हो गया 0, तो ये संख्या बनेगी अपरिमेय। क्या बनेगी, अपरिमेय। इसका मतलब अनंत कैसी संख्या है, अपरिमेय। इसमें देखो Q का मान 0 नहीं है, ये तो कहीं नहीं कहा कि P का मान भी 0 नहीं होगा, P का मान हो सकता है, तो ये आंसर आएगा 0, तो ये बनेगी परिमेय संख्या। क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। बात समझ में आ रही है, क्या बनेगी, परिमेय संख्या। दूसरा आता है, एक आपके पास आता है पाई, और एक आता है पाई का मान 22/7। पूछेगा ये क्या है,
याद है अपन को पाई का मान 22/7 होता है। यदि ये परिमेय तो ये भी परिमेय, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसे? पाई अपने पास होता है अपरिमेय, पाई क्या होता है? अपरिमेय। लेकिन 22/7 क्या होता है अपने पास? ये परिमेय होता है, क्योंकि p/q के रूप में है। इसमें है p/q के रूप में है, तो ये संख्या कहलाती है परिमेय और ये कहलाती है अपरिमेय। 0 पाई अनंत 22/7, इसके बारे में जान, यहां से क्वेश्चन बनता है, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? देखो, अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे लिखे √10, √15, √20, √40, ऐसी संख्या कहलाती है अपरिमेय संख्या, जिनका वर्गमूल नहीं निकालते। इतना इसके यहां से याद रखना है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? कौन संख्या परिमेय है? जो कैसे करेंगे? लिख दिया √16, √20, √40 और √80 कौन संख्या परिमेय? इनका वर्गमूल निकालो। 16 का वर्गमूल 4 होता है, ये किसी का नहीं होता, ये किसी का नहीं होता, ये भी किसी का नहीं होता, तो वर्गमूल कौन संख्या है? √16। तो ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या। इस प्रकार से क्वेश्चन यहां से आपके पास आता है, इससे बड़ा क्वेश्चन आपको यहां नहीं मिलता। आगे हम बात करेंगे कि भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और एक आती है अपने पास अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, यहां से हम बात करेंगे भाज्य कौन सी होती है? भाज्य। ये क्लास सब बच्चों के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे आप कोई एसएससी की, रेलवे की या अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सब बच्चों के लिए कॉमन क्लास है। देखो, भाज्य संख्याएं कौन सी होती है? ऐसी संख्या है जिसमें एक का, स्वयं का और अन्य कोई संख्या का भी क्या जाए, इसमें भाग जाए, वो संख्या कहलाती है आपके पास भाज्य संख्या है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे इसे लिखे 4, 6, 8, 10 ये संख्या। देखो, इसमें यहाँ एक का भाग भी जाता है, 2 का भी, 4 का भी, 3 संख्या का भाग जाता है। 6 के अंदर 1 का भी, 3 का भी, 6 का भी, और यहाँ 2 का भाग भी जाता है। इसी प्रकार 8 में भी और 10 में भी, यानी कम से कम 3 संख्याओं का करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, वही संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं, बाकी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती है। उस प्रकार से बात करें अभाज्य की, तो अपने पास 2, 3, 5, 7 डॉट चलेगी। यानी ऐसी संख्या है जो एक से और स्वयं से दो ही संख्या से विभाजित हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है कि सर एक इसमें भी नहीं आया, एक इसमें भी नहीं आया, मतलब हमने बात करी 1, 2, 3, 4 संख्या से स्टार्ट है, 4 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी, लेकिन 1 नहीं आया। देखो भैया, एक न तो भाज्य, न तो भाज्य, और न क्या है? अभाज्य। एक किसी की श्रेणी में नहीं आता, एक न तो भाज्य की श्रेणी में आता है और न अभाज्य की श्रेणी में आता है। प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, वो होती है आपके पास 2। सबसे छोटी अभाज्य 2 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या आपके पास 4 होती है। 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी कैसी है? अभाज्य है, और 2 के सिवा ऐसी कोई संख्या नहीं है जो सम भी हो, अभाज्य भी। यहां से प्रश्न कैसे बनता है कि क्या सभी
सम संख्याएं, क्या सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है? ये कथन है। क्या सभी सम संख्याओं को भाज्य संख्या कह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि दो एकमात्र अभाज्य संख्या है जो संधि है। तो ये कथन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। इस प्रकार से भाज्य और अभाज्य की हमारी क्या हो गई? बातें हो गई। इस प्रकार से हम भाज्य और अभाज्य के बारे में भी अपन आराम से कर सकते हैं कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी अभाज्य संख्या होती। गणित के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। कल हम इस क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। हमारा लक्ष्य यही है कि एक बार थोड़ा थोड़ा कंटेक्ट दे करके बच्चों को ये कॉन्फिडेंस लाया जाए उसके अंदर कि गणित एक इजी सब्जेक्ट है। और हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर 10 क्लास लेने के बाद आपको भी लगेगा कि वास्तव में गणित तो बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो ये क्लास जो भी हम ले रहे हैं, बेसिक मैथ की जो क्लास है, हर बच्चे के लिए ये जरूरी है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोई भी अदर स्टेट एग्जाम की आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। तो सभी के लिए ये एक अपनी बेसिक मैथ की क्लास है। सभी विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से लागू है। यदि कोई बच्चा राजस्थान के अंदर रीट की तैयारी कर रहा है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए भी ये जैसे ग्राम सेवक की तैयारी कर रहा है या पटवार की तैयारी कर रहा है, तो अन्य सभी बच्ची परीक्षाओं के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है। और इस क्लास को लगातार आप लीजिए, क्योंकि अब रेलवे के अंदर भी ग्रुप डी की वैकेंसियों में चल रहा है बात कि यहां से वैकेंसियों को बढ़ाया जा सकता है। और सुन में आ रहा है कि रेलवे ITI का जो प्रावधान था उसको यहां से हटा दिया गया है। तो सुनने में आ रहा है यानी सभी बच्चे रेलवे ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खुशखबरी उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास ITI नहीं है। तो वो भी अपनी तैयारी करें। जनवरी या फरवरी के अंदर इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपने इस वीडियो अंत तक देखा, इस क्लास को लास्ट तक लिया, धन्यवाद। आगे की हम कल बात करेंगे। थैंक यू।